नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल पर। दोस्तों, जो सीरीज हमने कंटिन्यू की हुई है वो है मदर्स की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि हर संडे को होती है और उसी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम लोग आज हैं। दोस्तों, इस सीरीज का मेन मकसद है आपकी स्पीड को बूस्टअप करना, स्पीड को बढ़ाना। तो जिन भी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर हम एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या अगर ये प्रॉब्लम है कि सर हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, हमसे घर जाके हो जाता है, या फिर ये प्रॉब्लम है कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं होता, कोई भी नया नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं और वो जब हमको बताता है तो हमें लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो हमसे हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये सीरीज बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है और इस सीरीज में हर वीक हम लोग 25 क्वेश्चन जो है, जो पूरे मैथ्स के जो सिलेबस के ऊपर हैं, उन 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। दोस्तों, जब मैं ये सॉल्यूशन शुरू करता हूं तो ये क्वेश्चन को मैं भी यहां पर फर्स्ट टाइम देखता हूं, ताकि मैं आप लोगों को वो अप्रोच सिखा पाऊं जिससे कि हमारे एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए। हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हों जिनका आपके पास कोई अलग तरीका हो, या कोई और तरीके से वो क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। ऐसा मुझे भी लगता है जब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं उसके बाद। लेकिन मैं आपके सामने एक जेन्युइन ओपिनियन देना चाहता हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को देख करके हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए और क्या स्टेप फॉलो होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सीरीज को। और पिछले जो सॉल्यूशन है उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही देखता हूं, और उसमें एक सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन था जिसमें पी क्यू आर ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर था, लेकिन जो उन्होंने लिखा था उस जगह एबीसी और पी क्यू आर की जगह एरिया क्यू पी आर का दे दिया था, तो उस वजह से उसका आंसर गलत आ गया था। तो आप छोटी छोटी बातों को समझ जाया करो। हालांकि मैं जब स्टूडेंट कमेंट करता है तो मैं फर्स्ट कमेंट पे ही रिप्लाई कर देता हूं अगर कुछ एरर होती है, क्योंकि मुझे भी आंसर नहीं पता होता है। एग्जाम के अंदर भी ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं कि हम देख कुछ छोड़ लेते हैं, होता कुछ और है। तो दोस्तों, इन सारी बातों से हम लोगों को सीखना है। चलो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, ये उसी सीरीज में हमने क्वेश्चन लिए हैं जैसा कि है, जब किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो y% का प्रॉफिट होता है और 600 में बेचा जाता है तो y प्लस 10% का लॉस होता है, तो y का मान क्या है। दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब हम ज्यादा में बेच रहे हैं, मतलब 100 प्लस y% में बेच रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जब हमने 800 में बेचा तो हमें y% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हमने 100 प्लस y% पे बेचा है। और जब हमने 600 रुपए में बेचा तो हमें इतने का लॉस हुआ, तो 100 में से आपको इसको घटाना पड़ेगा। 100 में से जब मैं इसे घटाऊंगा तो 10 घटेगा 90 और माइनस y, इतने परसेंट पे हमने बेचा है। तो जो ये रेशो है ये इक्वल होना चाहिए। अगर 20% का प्रॉफिट होता है इसका मतलब हम 120% पे बेच रहे हैं, और अगर 10% का लॉस हो रहा है इसका मतलब 90% में बेच रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है। तो यहाँ y% का प्रॉफिट तो y बढ़ा दिया, 10 y प्लस 10 का लॉस तो 10 प्लस y को हमने 100 में से घटा दिया, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस 3y, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 360 माइनस 4y। तो जब ये इधर जाएगा तो 7y की वैल्यू 60 आएगी, तो y की वैल्यू 60/7, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि 45 और 120 का थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब एक तीसरा नंबर हमें ऐसा चाहिए ताकि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो। 45 का और 125 का रेशो 120 और x के रेशो के इक्वल हो। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप देखेंगे 5 से कटेगा 24 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 40 बार, 3 से कटेगा 8 बार, 8 चौका 32, 320 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंट में जिस राइस का प्राइस 29 रुपए पर किलोग्राम है पे बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसकी कीमत 25 थी, तो किसी परिवार को अपने राइस का कंजप्शन कितने % कम करना होगा ताकि खर्चा पहले के समान रहे। साथ में बोल रहा है निकटतम पूर्णांक तक सही, मतलब इसका आंसर कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाला है ज्यादा। ऑप्शन की तरफ अगर हम लोग नजर फेर लें, ठीक है। दोस्तों, मुझे बताओ, पिछले महीने उसका प्राइस 25 था, इस बार 29 हो गया। अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, इसका मतलब क्वांटिटी 29 से 25 उल्टा रिलेशन होता है। प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम,
प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा, ऐसा रिलेशन होता है। तो दोस्तों क्वांटिटी 29 से 25 कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कमी कितने की करनी है, 4 की। कितने पे करनी है, 29 पे, इंटू 100 करेंगे तो 400। दोस्तों देखो 10 गुना तो हो गया 290, ध्यान से समझिएगा, 10 गुना तो हो गया 290, बचेगा 110, और 110 में 29 का भाग देंगे, 29 गुना 4 116 होता है, तो लगभग 4% और आएगा, तो ये 14 गुना हो गया, 14% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें नंबर्स को डिवाइड करना है, या आप डिवाइड कर लेना, 29 का भाग देंगे एक बार जाएगा, बचेगा 11, 110 बचेगा, 29 गुना 3 करते हैं अगर हम लोग, तो वो आपका 87 होता है, और 29 गुना 4 करते हैं 116 होता है, तो 110 बचा हुआ है, तो लगभग 14% हमारा आंसर होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें चाहिए थी। एक आदमी अपनी इनकम का 24% बचाता है, यदि उसकी इनकम 28% बढ़ जाए और उसका एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाए, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी। देखो अपनी इनकम का 24% बचाता है, इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपए है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो वो 24 रुपए सेव कर रहा है, तो दोस्तों उसका खर्चा जो हो गया, एक्सपेंडिचर जो हो गया, वो हो गया 76। फिर बोल रहे हैं यदि उसकी इनकम 28% बढ़ जाए, इसको हमें 28% बढ़ाना है, और उसका खर्चा 25% बढ़ जाए, इसको हमें 25% बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। तो ऐसा करने पर उसकी सेविंग में कितने परसेंट की इजाफा होगा। दोस्तों आप मुझे बताओ, 28% हो गया 28 रुपए, और 25% मतलब होता है 1/4, जो होता है 19 रुपए। अगर 28 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं और 19 रुपए उसमें से खर्च कर दिए, तो 9 रुपए हमारी एक्स्ट्रा सेविंग हो गई, और ये 9 रुपए की सेविंग कितने पे है, 24 पे। तो आपको देखना है 9 रुपए की सेविंग हुई है 24 पे, कितना परसेंट है, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 8 बार, 3/8 को हम बोलते हैं 37.5%, तो 37.5% 37.5% का इंक्रीमेंट होगा। दोस्तों हम इस सीरीज के अंदर सिर्फ आपकी स्पीड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्पीड को बूस्टअप किया जाए, तो यहां पर बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, केवल आप लोगों को कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशियो हमें दिया गया है, और सबसे छोटे एंगल की वैल्यू पूछा है। तीनों एंगल का टोटल इस रेशियो में 9 हो रहा है, 9 की वैल्यू 180 डिग्री है, तो एक की वैल्यू 20 डिग्री हो गई, सबसे छोटा 2 की वैल्यू 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ये तो आसान सा सवाल है। हमसे पूछा गया है 10, इसका मान ये दिया है, और x - 1/x का मान पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो 2 2, हाँ हो रहा है बिल्कुल। अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो आप देखेंगे ये 1 + 1 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 होता है, ये भी 2 है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 2 के बराबर हो रही है, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, x की जगह 1 रखना है, तो ये होगा 1, 1/1 1, और बीच में माइनस, हमारा आंसर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या है, यहां वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी, तो एक काम करो, इस -2 को इधर ले आओ। क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, तभी ये 1/3 और 2/3 पावर हट पाएगी। तो मैं इस 2 को इधर लेके आऊंगा, तो ये बन जाएगा x + 2, और इधर की तरफ बचेगा x की पावर 2/3 -2 की, सॉरी x नहीं है 2 है, 2 की पावर 2/3 -2 की पावर 1/3। देखो अगर मुझे 1/3 हटाना है तो मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो a + b का क्यूब करेंगे तो a³ x का क्यूब प्लस 3 × x² × 2। देखो 1331 होता है, x की पावर घटती रहेगी और 2 की पावर बढ़ती रहेगी, 3 × x × 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये मैंने इसका क्यूब कर दिया है बराबर। या आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इससे भी कर सकते हैं। मान लो अधिकतर स्टूडेंट जो कंफर्टेबल रहते हैं वो इस फॉर्मूले के साथ रहते हैं, हालांकि इस करने का फायदा ये रहता है कि थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती, पर मान लो कई स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम में फॉर्मूले में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे समझ लेना a³ + b³ 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 3ab × a + b, ये वाला फॉर्मूला यूज कर। इसी तरीके से इधर क्यूब करेंगे तो a³ इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
माइनस बी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 3 हट जाएगा, 2 की पावर 1 2 होता है, -3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पावर जुड़ जाएगी, 2/3 और 1/3 एक पावर हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा, इंटू a माइनस बी। इस पूरे की जगह में x+2 रख सकता हूं क्योंकि इस पूरे का मान इसके बराबर है। मैं फिर से फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता मैं समझा दे रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इंटू a माइनस बी, इसकी जगह मैंने इस वैल्यू को रख दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर x क्यूब है, अब जो जो हमें चाहिए उसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं, x क्यूब ये आ गया। इधर आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x² आएगा, तो 6x²। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन बन रहा है ऐसा ही है। यहां पर आप 6 को 2 से गुना करेंगे 12x, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6x माइनस का है, उधर आएगा तो प्लस का 12 और 6 18x हो जाएगा, 18x। ये आपका, इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x आया था, और इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x इधर आ गया, प्लस का 18x हो गया। आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है। अब केवल नंबर बचे हुए, तो इधर की तरफ 8 है और इधर की तरफ आप देखेंगे 4 में से 2 गया 2, और 6 दूनी 12 माइनस में। दोस्तों आप ये देखेंगे कि 8 अगर उधर मैं भेजता हूं तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 और माइनस का 8 माइनस का 18 हो गया, या इसको इधर भेज दो, बात एक ही है। अगर ये -10 मैं इधर भेजूंगा तो 10 इधर जुड़ के प्लस का 18 बन जाएगा और इधर की तरफ 0 रह जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें 12 चाहिए, मतलब 18 नहीं चाहिए, 6 कम करने हैं तो 6 इधर भी कम करने पड़ेंगे, इसका मतलब मेरा आंसर -6 आ जाएगा। जो इस बात को नहीं समझ पाया मैं उनको फिर से समझा दूं दोस्तों, इस पूरे स्टेप को मैं फिर से लिख दे रहा हूं। देखो ये सारी कहानी तो एज इट इज आएगी, ये तो मैं नहीं लिख रहा, प्लस ये माइनस का 10 इधर आएगा तो +18 बराबर 0 आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ये टर्म तो एज इट इज है, लेकिन यहां 12 है, इसका मतलब आपको 6 इधर कम करना पड़ेगा, 6 इधर कम करेंगे तो -6 हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यदि इतने रुपए में बेचा जाए तो सौदे में परिणाम क्या रहेगा। देखो दोस्तों 3174 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है। 10% लॉस का मतलब है कि हमने 90% में बेचा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इतने में बेचे तो क्या होगा, मतलब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो अगर 3174 90% है तो 3174 को डिवाइड करो, 1 रुपए इतने परसेंट के बराबर होगा, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए 3703 रुपए की। इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? आप जो कट रहे हैं उसको काट लीजिए। मैं देख रहा हूं कि ये 3 से कटेगा 30 बार, वैसे 6 से कट रहा है ना, 6 से काट, चलो कोई बात नहीं, 3 लिख दिया मैंने, तो 3 से 0 5 8, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, और 2 से इसे काटेंगे 5 2 9, 529 बार। ये इसका 7 गुना होने की संभावना है, क्योंकि इकाई का अंक हमने देखा तो 9 7 63, तो देखो 7 गुना करके चेक करते हैं, 9 7 63, 6 बचा, 7 गुना 14 और 6 20, 2 35 और 2 37, बिल्कुल ये इससे 7 बार कट रहा है। 15 7 105, अगर 105% वैल्यू आ रही है इसका मतलब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5% गेन। यूनिट डिजिट की मदद से हम चीजों को थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोण के 2 भाग अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि tan अल्फा tan बीटा का मान दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। ओके दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो आप मुझे बताओ tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान कितना दे रखा है, हम वही लिखेंगे सीधा, tan अल्फा प्लस tan बीटा जिसका मान 1/√7 दे रखा है, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। आप देखेंगे यहां पर कि √7 से √7 कट गया, 1 - 1 0 हो गया, अगर नीचे की तरफ 0 आ गया इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो गया, अनंत हो गया। और tan कितने डिग्री का मान अनंत होता है, 90 डिग्री का, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है, जिसे हम π/2 भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतल पर किसी अधोलंब खंभे की परिछाया की लंबाई 18 मीटर है। एक ये पोल है, इसकी ये छाया, ये पोल है, इसकी छाया है 18 मीटर।
यदि उस समय सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ये वाला एंगल हमको दिया है थीटा, तो कोस थीटा बराबर 12/13 के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, कोस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए बेस ये हो गया 12 और ये हो गया हाइपोटेनियस 13। रेशो को मैंने सर्कल में लिखा है, अगर ये 12 है ये 13 है तो ये 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है खंबे की ऊंचाई बताओ। दोस्तों 12 का मान 18 है 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना हो जाएगी 7.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्स वाई जेड 3 प्राइम नंबर हैं, तो एक्स वाई जेड का सम 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? तो ऑप्शन में से अधिकतम को उठाओ, एक्स का ऑप्शन में चेक करते हैं, 31 हो सकता है क्या? अगर x का मान मैं 31 रखता हूं तो इन दोनों को 7 रखना पड़ेगा भाई, सम 38 करना है, तो 7 में एक 2 और एक 5 बिल्कुल हो सकता है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 31 हो जाएगी। कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी निश्चित राशि राधा, सुनीता, राधा, गीता के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि सुनीता, देखो मैं यहां लिख देता हूं नाम ताकि हम चीजों को समझ पाए, सुनीता, राधा, गीता। सुनीता को गीता का 5/3, इसका मतलब सुनीता को 5, गीता को 3, जबकि गीता को राधा का 60%, 60% को हम बोलते हैं 3/5, तो गीता को 3, राधा को 5, तो गीता को तो 3 था ही, राधा को 5 आ गया, बिल्कुल ये हो गया। तो यदि उन सबका औसत ये है, औसत अगर ये है तो टोटल 3 गुना हो जाएगा, अगर 3 लोगों का औसत ये है तो टोटल ही हो जाएगा। तो राधा का धन क्या होगा? दोस्तों यहां पर तीनों का टोटल आप देख रहे हैं 13, और इन तीनों का टोटल होना चाहिए 7800 गुना 3, ध्यान रखना 7800 के बराबर मत कर देना, 7800 तो उन तीनों का एवरेज है, टोटल 3 गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 13 की वैल्यू 7800 गुना 3 है, 13 से कटेगा 6 बार, 6 × 3 1800, एक की वैल्यू 1800 आ गई। तो राधा का पूछा गया है 1800 गुना 5 करेंगे 9000, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। मुझे एक बार यहां तक की बातों को बताओ कि किसी को यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरे ख्याल में किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं आपकी आवाज को मैं सुन पा रहा हूं, क्योंकि इसी तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं। हाँ, जिनका बेसिक वीक है उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना फास्ट क्यों करा रहे हो, लेकिन दोस्तों ये काम ही स्पीड बूस्टर का है। जिनका देखो, जिन्होंने ये टेस्ट दिया है उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही है, लेकिन जिन्होंने टेस्ट दिया उनको हर क्वेश्चन को पोस्ट करना है, देखना है कि किस तरीके से मैं कर रहा हूं और कैसे इस क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। देखो हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका भी क्यूब रूट है, इसका भी क्यूब रूट है, इसका भी क्यूब रूट है, तो क्यों ना हम इन सबको एक साथ ऐसा लिख दें, 1372 इंटू 1458, और ये डिवाइडेड बाई किया है 343, और इन सबका एक साथ हमें क्यूब रूट करना है। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए, 4 तिया 12, 16 और 1 17, 12 और 1 13, बिल्कुल ये इससे कट रहा है। कितनी बार? 4 बार, ये इससे 4 बार कट रहा है। देखो क्या ये जो नंबर है वो 729 इंटू 2 है क्या? तो 729 का क्यूब रूट होता है 9, और 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी 10 और 5। तो हमारा दोस्तों पहला स्टेप होता है एलसीएम, जो आएगा 10, डिवाइड करेंगे 1 और 2, ये उनका एक एक दिन का काम आ गया। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। वो कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद बी की जगह सी काम करने कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर जाता है। तो अकेला सी उस काम का 60% पार्ट कितने दिनों में करेगा? देखो मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा, वो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। कितने दिन तक किया? 2 दिन। और 2 दिन बाद वो बोल रहा है कि बी की जगह सी आ गया, इसका मतलब ए तो है पर बी की जगह सी आ गया, तो काम 3 दिनों में पूरा हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए ने तो टोटल 5 दिन काम किया है, ध्यान से सुनिएगा। तो ए एक दिन में 1 काम करता है, 5 दिन में 5 काम करेगा। और बी ने कितने दिन काम किया? बी सिर्फ यहां से यहां 2 दिन काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। इसका मतलब 9 काम तो ए और बी ने किया है, इसका मतलब सी ने एक ही काम किया है, 10 में से 9 हो गया तो 1 काम बचा। तो सी ने 3 दिन में 1 काम किया है। सी अगर 1 काम 3 दिन में कर रहा है
तो टोटल काम 10 काम करने में उसे 30 दिन लगेंगे, पूरा काम करने में उसे 30 दिन लगेंगे, पर वो बोल रहा है कि 60% काम ही करना है, तो 30 का 60% 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है एग्जाम के अंदर। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशो 3:4 है, उनके इंटीरियर एंगल्स का रेशो 8:9 है, तो उन बहुभुजों की भुजाओं की वास्तव में संख्या क्या है, वो हमसे पूछा गया है। देखो, इंटीरियर एंगल्स का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, इंटीरियर एंगल्स का वो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई अपॉन n। पहले वाले रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल इतना होगा और दूसरे वाले का भी n-2 इंटू पाई अपॉन n। ये पहले वाले का इंटीरियर एंगल आ गया, ये दूसरे वाले का आ गया, और इसका रेशो हमें दे रखा है 8:9। लेकिन दोस्तों यहां जो फॉर्मूला है उसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड होता है, और उनकी साइड का रेशो हमें दिया है 3:4। तो क्यों ना मैं उनकी साइड को 3n और 4n मान लूं। इसका मतलब पहले तो n की जगह 3n कर लो यहां पर, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ साइड 4n कर लो। अब बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। पाई से पाई कट रहा है, n से n कट रहा है, ये 4 नीचे से ऊपर जाएगा और इस 4 को 8 से काट देंगे हम 2 बार। ठीक है, ये 3 नीचे की तरफ रहेगा तो 3 से ये कटेगा 3 बार। ठीक है, तो ये सब कट गया। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर की तरफ कर रहा हूं 9n-6, और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8n-4। तो इधर की तरफ जाएगा तो n बराबर 2 बचेगा। n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये 6 और 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ सेंटर वाले एक सर्कल में किसी चाप PQR द्वारा सर्कल के सेंटर पर 148 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमने एक सर्कल बनाया, इसकी एक आर्क है PQR, इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये वाला आर्क, ये 148 डिग्री बन रहा है। फिर वो कह रहा है कि जीवा PQ को A बिंदु तक बढ़ाया जाता है। PQ को हमने A बिंदु तक बढ़ाया, तो एंगल RQA कितना होगा। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं A, तो एंगल RQA दोस्तों ये वाला एंगल जो है वो हमसे पूछा जा रहा है। ये वाला एंगल जो है RQA ये हमसे पूछा जा रहा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको आगे की तरफ ले जाऊं तो एक ही आर्क से सेंटर पर 148 बन रहा है, तो परिधि पर आधा बनेगा 74, और क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। 74 हमारा आंसर हो जाएगा। 67 क्वेश्चन, दिए गए क्यूब के डायगोनल DFAGCE ओके की लंबाइयां एक ट्रायंगल के साइड के बराबर है। एक ट्रायंगल है, इसकी साइड के बराबर है। क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू ए। अगर क्यूब की भुजा को मैं ए मान लूं तो उसका डायगोनल होता है √3 इंटू ए। तो मैंने तीनों साइड √3 ए के बराबर कर दी, क्योंकि तीनों डायगोनल सेम होता है। तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी जो इस ट्रायंगल के परिगत है। दोस्तों सर्कल जो होता है वो ऐसा सर्कल होता है जिसके तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता है। इसकी रेडियस पूछी गई है। समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो परित्रिज्या होती है वो होती है a/√3, a मतलब साइड बाई √3। तो साइड तो ये है, अगर मैं इसमें √3 का भाग दूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा, घन की भुजा के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमने घन की भुजा मानी थी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद इतने रुपए प्राप्त करने के लिए इतने रुपए की राशि को 10% की रेट पर निवेश करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्ष के लिए निवेश करती है। तो 10% हो गया 1200 रुपए, और उसके पैसे जो बढ़े हैं वो बढ़े हैं 8400। तो 1200 का कितने गुना हो गया, 7 गुना, 8400 रुपए। अरे एक साल का ब्याज अगर 1200 रुपए है, 1200 है, तो 8400, 12,000 से इतना हुआ है, 8400 का ब्याज तो 7 सालों में होगा। आगे बढ़ो। किसी प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का एरिया, ये एक ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा x, इसका एरिया 15, 40, 35 मीटर भुजा वाले एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा 15, 35, 40 दी गई है। इसके एरिया के बराबर, दोनों का एरिया बराबर है।
तो x का मान क्या है दोस्तों? देखो, अगर तीनों साइड दी जाती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस। तो सबसे पहले आपको s निकालना पड़ेगा। s तीनों का टोटल 50 और 40, 90 का आधा 45 हो गया, 45 हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का वो है s मतलब 45, s माइनस 45 माइनस 35 करेंगे 10, 45 माइनस 40 करेंगे 5, और 45 में से 15 जाएगा 30। और ये एरिया बराबर है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जिसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। साइड है x तो x है। अब सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। देखो, √3 से सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये बचेगा 10। रूट के अंदर है ना 30, तो 30 कटेगा 10। तो आप यहां पर देखेंगे कि 1 10 ये रहा, 1 10 ये रहा, तो 1 10 बाहर निकल जाएगा। 1 5 ये रहा और 1 5 यहां पर है, तो 1 5 इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, और यहां बचेगा हमारे पास 9। 9 का रूट क्या होता है? 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x स्क्वायर बटा 4 की, तो 4 को इधर भेज दो। तो आपके पास ये हो गया 5 3 15 चौका 60, 600। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 600 है, तो x की वैल्यू √600 होगी। 25 का रूट 625 होता है, 24 का रूट 576 होता है, ये उन दोनों के बीच में है, तो 24.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए, निकटतम वैल्यू पूछिए, तो आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। ओके, यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से वापस लौटता है, ओके, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या है? दोस्तों, आप सबको पता होगा, अगर दो इक्वल डिस्टेंस को हम v1 और v2 चाल से तय करें और उनमें लगा समय का अंतर हमें दिया जाए, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, टाइम का डिफरेंस। v1 और v2 दो स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई और टाइम का डिफरेंस हो गया। तो यहां पर डिस्टेंस हमको दे रखी है 300 किलोमीटर। v1 को अगर मैं x मान लूं तो आने की चाल 10 किलोमीटर ज्यादा है, x प्लस 10 हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस 10 किलोमीटर का है, तो 10 लिख दिया, और टाइम का डिफरेंस हमको दिया है 5 घंटे। 5 से दोस्तों इसको काटेंगे, 5 से कटेगा 2 बार, और 2 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 600 बराबर x इंटू एक्स प्लस। अब दो वैल्यू ऐसी सोचो, 50 गुना नहीं है, 20 गुना 30 हो सकता है, बिल्कुल। x का मान अगर मैं 20 रखूं तो ये 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। तो 20 गुना 30 600 होता है। इसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो 20 है और आने की स्पीड 30 है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। दोस्तों, दो अगर डिस्टेंस को v1 और v2 चाल से तय करें, सेम डिस्टेंस को, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2। v1 हो गया उसका 20, v2 हो गया 30 अपॉन v1 प्लस v2, ये हो गया 50, और 50 को 600 से काटेंगे 12 बार, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। 3 लोग हैं, उन्होंने इतने इतने रुपए लगा करके एक बिजनेस शुरू किया, उनके प्रॉफिट बी का हिस्सा इतना है, तो तीनों का टोटल प्रॉफिट क्या है? ओके दोस्तों, अगर हम लोग यहां पर देखें तो इन्होंने इतना इतना पैसे लगाए, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो देखो 0 0 0 काटो, 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 5 125, 25 6 150, 25 5 125, 25 7 175, 25 5 125, 5 से कटेगा 11 13 15। ये उनकी पूंजी का निवेश है, तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में मिला होगा। हमें बी का हिस्सा दिया है 5200। दोस्तों, 13 की वैल्यू आपको 5200 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तीनों का टोटल पूछा है, तो टोटल 10 20 30 35 38 39। 16,000 से 400 कम कर दो, 15,600। इसको 40 माइनस 1 करके कैलकुलेट करो, आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन आ गया है। ये तो परिवार को फर्नीचर पर छूट मिलती है और अनुमानित लागत से 13% कम भुगतान करती है, तो फर्नीचर पर खर्च राशि क्या है? कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय फैमिली इन रिनोवेशन ऑफ इट्स हाउस, टोटल कॉस्ट। जो लोगों ने पेपर नहीं दिया वो एक बार देख लें, जब तक मैं भी सोच लूं कि क्या उसने दिया है। ठीक है, आप लोग पोस्ट करके जो लोग पेपर नहीं दिए हैं वो इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो, हमें यहां पर क्वेश्चन में टोटल लागत दे रखी है, ये जो एक व्यक्ति ने इन अलग अलग चीजों पर खर्च किया है। अब वो कह रहे हैं कि फर्नीचर पर अगर 13% कम पेमेंट किया है तो उसका खर्चा कितना है।
दोस्तों टोटल खर्चा ये है और फर्नीचर पर वो 13% खर्च कर रहा है, इसका 1% हो गया 1200, तो 13% हो गया गुना 13। लेकिन वो कह रहा है कि इस पे 13% कम पेमेंट किया है, अगर 13% कम करना है मतलब 87% करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 तिया 21, 2 एकम 2। एक ही ऑप्शन के इकाई का अंक 2 है तो मैं इस कैलकुलेशन को करने वाला नहीं हूं। मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट देखी, 7 तिया 21, 1 आया और 1 को 2 से गुना किया 2 आया। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। पेंटिंग और वास्तुकार पर मिलाकर कुल अनुमानित खर्च क्या है? पेंटिंग और वास्तुकार, पेंटिंग पर 15 है, वास्तुकार पर 19 है। 15 और 19 कितना हो गया? 34% हमें निकालना है। अगर 1% ये है तो 34% गुना 34 हो गया, 4 दूनी 8, 8 किस में आ रहा है? ये रहा 40,800। देखो किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 जीरो तो आएगी, 4 दूनी 8 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2 जीरो के बाद 8 था। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। वास्तुकार की फीस और आंतरिक सजावट के अनुमानित खर्च में अंतर। वास्तुकार की फीस है 19%, आंतरिक सजावट है 11%, अंतर है 8% का। 1% अगर 1200 है तो 8% 12 अट्ठे 96 हमारा आंसर हो। और लास्ट क्वेश्चन, नवीनीकरण के दौरान परिवार का विभिन्न कार्यों पर वास्तविक खर्च 10,200 है, तो विभिन्न कार्यों पर कुल खर्च है क्या, कितना प्रतिशत खर्च किया है? यही पूछा है ना? हाँ। तो दोस्तों टोटल खर्चा ये था, ये उसका कितना परसेंट हमसे पूछा गया है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो और मुझे निकालना है 102 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है, और गुना 100 करेंगे तो 2 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 12 अट्ठे 96, 6 बचेगा, 12 पंजू 60, 8.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। दोस्तों मेरे ख्याल में ये पेपर को अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज पेपर था, आसान पेपर था, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। लेकिन हमें हमारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आंसर करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल पर आप जुड़े रहिए और आप इस चैनल पर और नए नए कंटेंट देखने को आपको मिलेंगे। मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूं, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा सा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को इतना कंटेंट दिया जाएगा जिसके अंदर आप लोग मैथ्स में कोई प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करेंगे। अभी इस सीरीज को हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये आपके मदर्स की टेस्ट सीरीज, और इसके बाद में हम टॉपिक वाइज कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।